हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो देता है आपको बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। बात कर ले हम किंडरगार्टन की या फिर हो क्लास 12th, यहां पर आपको सारे क्लासेस के वीडियो लेक्चर्स दिए जाते हैं बिल्कुल ही फ्री में। आपसे किसी तरीके का कोई हिडन चार्ज नहीं लिया जाता। जितने भी मन है आपको आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं, कई बार देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं, सीख सकते हैं और अपने एग्जामिनेशन में रॉक कर सकते हैं। मैं शुभम श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सीरीज में, जहां आज हमारी गाड़ी आ पहुंची है अपने चैप्टर नंबर 15 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के पास। तो कुछ एमसीक्यूज हमसे पूछे जा रहे हैं। इस चैप्टर के माइंड मैप को देखा हमने, जिसमें हमने एक लेक्चर के अंदर इस पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को कवर किया था। जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब के ऊपर डिस्कशन करते हुए हमने इस चैप्टर के माइंड मैप को कंप्लीट किया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जाइए उस वीडियो को देख करके आइए और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करिए। फिर साथ मिलकर के हम सॉल्व करेंगे अपने इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। बहुत ही बेहतरीन सवाल हैं आपके लिए इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। हम सबको सॉल्व करेंगे और अपने इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को और ज्यादा क्लियर करने वाले हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक में जितने भी एमसीक्यूज इस चैप्टर से आपसे पूछे गए हैं उन 100% क्वेश्चन का आज हम सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। आज हम इनको सॉल्व करने वाले हैं। तो एक एक करके हम नजर डालेंगे कि कौन कौन से बेहतरीन सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं इस एमसीक्यूज में। तो इसी के साथ हमारा पहला सवाल हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है और पहला सवाल हमसे क्या कहता है, एक नजर डालेंगे। पहला सवाल कहता है कुछ ऐसा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी। सवाल बहुत ही प्यारा है, इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा जान करके। आपको भी पता भी होगा कि अगर हम बात करें ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी की तो एक ऐसी चीज जिसके बारे में हम सभी जानते हैं और उसका नाम है अमेज़न। ये शॉपिंग ऐप की बात नहीं हो रही है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट की हम बात कर रहे हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट, इस अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में अगर हम जिक्र करना चाहें तो हम कहते हैं कुछ ऐसा कि वो जगह है जिसको हमने इस अर्थ का लंग्स भी कहा है। इसकी बात करें कि कहां पाया जाता है तो इस वर्ल्ड मैप में हमें देखने को मिलता है कि सबसे इधर जो एक कॉन्टिनेंट है अमेरिकन कॉन्टिनेंट, इसमें भी ऊपर का जो ऊपरी अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका कहते हैं, नीचे वाले को साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका में ये पाया जा रहा है, इक्वेटर के नजदीक है, अच्छा खासा इसके पास बायोडाइवर्सिटी है। तो उस हिसाब से हम कहेंगे ये जो हमारा ऑप्शन ए है साउथ अमेरिका, ये हमारा आंसर लग रहा है। कंपेयर करना होता है। अब सवाल ये हो सकता है, ये भी हो सकता था, समझने के लिए हम देखेंगे कि हमारा जो ऑप्शन ए है साउथ अमेरिका, यह ऑप्शन में होता ही नहीं। ऑप्शन में अगर साउथ अमेरिका नहीं होता, कुछ और होता, तो फिर हमको कंपेयर करना पड़ता कि इन चार में से सबसे हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी किसकी है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एंड ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर चेंज भी हो सकते हैं। तो रट के अगर हम चले गए तो हमारा काम खराब हो सकता है। सो ये जरूरी है कि हम चीजों को समझते चले। ऑप्शन ए जो हमारा है साउथ अमेरिका, ये फिलहाल हमारे लिए सही आंसर है। ऑप्शन बी हमारा गलत आंसर हो जाएगा। रशिया की बात करें तो बहुत ही ठंडा प्रदेश है, गलत आंसर है। इंडिया में भी कंपैरेटिवली वो बायोडाइवर्सिटी नहीं पाई जाती। खैर इंडिया में भी बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी है, लेकिन जब हम कंपेयर करें साउथ अमेरिका से तो हमें ये देखने को मिलेगा कि इंडिया की जो बायोडाइवर्सिटी है वो साउथ अमेरिका के मुकाबले थोड़ी कम है। तो हमारा ऑप्शन ए सही होना चाहिए। हम ऑप्शन ए को टिक करना पसंद करेंगे। ऑप्शन ए को हम इतना टिक भी किया है। एक बार जरूरत है कि हम हर बार की तरह इस बार भी इसको क्रॉस चेक करके देखें कि क्या हम सही हैं या गलत हैं। तो क्रॉस चेक हमें बता रहा है कि बिल्कुल हम जो हैं वो बिल्कुल 100% सही हैं। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। एक काम करें, आप इसको नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम आगे चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि हमारा दूसरा सवाल हमसे क्या पूछ रहा है। राइट, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने आ गया। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2? रीड करते हैं इसको फटाक से। Which of the following is not a cause for loss of biodiversity? जब हम बायोडाइवर्सिटी की लॉस के बारे में हम पढ़ रहे थे, सवाल क्या है? कहता है कि which of the following is not a cause for loss of biodiversity। मतलब जब हम लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी पढ़ रहे थे हमने कुछ पॉइंट्स देखा था, ठीक है, जो कारण है इस बायोडाइवर्सिटी के लॉस का। सवाल में घुस गया है बीच में नॉट। नॉट का मतलब है कि हमें जाना होगा उस ऑप्शन की तरफ जो गलत है, और वही गलत ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी से हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स हैं और ये 3 स्टेटमेंट्स जो हैं ये गलत हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये सही स्टेटमेंट है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से। तो ये हमारे आंसर के
अपोजिट है तो ये गलत है, और कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के कारण नहीं है, और वही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक एक करके हम अपने ऑप्शंस को रीड करते हैं। पहला ऑप्शन कहता है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, तो पहला ऑप्शन जो है डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, ये बिल्कुल पहला ऑप्शन है। तो ये हम जानते हैं कि दिस इज अ पॉइंट जो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का कारण है, तो इसलिए हम इसमें एक क्रॉस लगाएंगे और कहेंगे कि नहीं, ये हमारा आंसर नहीं होने वाला है। ऑप्शन बी की बात करें तो इन्वेंशन बाय एलियन स्पीशीज की बात करें तो ये भी एक कारण है जो हमारे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का एक ये भी कारण है। दैट इज वाई हम इस ऑप्शन को भी गलत करेंगे। हमारा जो ऑप्शन सी है कहता है कि कीपिंग एनिमल्स इन जूलॉजिकल पार्क्स, ये स्टेटमेंट थोड़ा पल्ले नहीं पड़ा, क्योंकि इससे हम लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होने से बचाते हैं शायद, मतलब कि जो हमारे एनिमल्स हैं उनको हम यहाँ पे सेफ रखते हैं। तो कीपिंग एनिमल्स इन जूलॉजिकल पार्क जो है वो इससे रिलेट नहीं कर पा रहा है कहीं ना कहीं। ये वाला जिस एक ऑप्शन की हम तलाश में थे वो ऑप्शन हमारा सी है। एक बार हम डी को भी रीड कर लेते हैं, क्या पता कुछ फर्क मिले। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो ऑप्शन डी जो है ये भी एक क्लियर कट हमें बता रहा है कि ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा, जस्ट बिकॉज की लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात की जा रही है। तो इस हिसाब से हमारे ये जो ऑप्शन सी है इसको करेक्ट हो जाना चाहिए। ऑप्शन सी को हम टिक करेंगे और उम्मीद करेंगे कि यही हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए, और इसको करेंगे एक बार क्रॉस चेक। क्रॉस चेक में समझ में आता है कि बिल्कुल हमारा ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी तरीके का डाउट, मन में तकलीफ, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, आपके डाउट्स को बिल्कुल क्लियर किया जाएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, देखते हैं कि हमारा तीसरा क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है। कहता है कुछ ऐसा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वेसिव एलियन स्पीशीज इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पर इन्वेसिव एलियन स्पीशीज इसमें से कौन नहीं है। अगेन नॉट, इसका मतलब कोई 3 जो है सो है और वो गलत आंसर होगा, और कोई एक जो है सो नहीं है और वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नोट लगने से कहानी उल्टी हो गई। पहला है ऑप्शन हमारा LANTANA, लैंटाना हमारा पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है हमारा साइनोडॉन। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास पार्थेनियम, एंड चौथा ऑप्शन जो अगर हम बात करें फोर्थ ऑप्शन की, इट्स इकॉर्निया। तो इन 4 ऑप्शंस को देखेंगे। पहला लैंटाना जो है ये एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एक स्पीशीज है, तो हमारे लिए ये आंसर गलत हो जाना चाहिए। ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन बी थोड़ा सा लगता है कि ये शायद हमारा आंसर हो सकता है। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी पार्थेनियम भी है, सो ये भी गलत हो जाएगा, और इकॉर्निया भी है तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी को थोड़ा सही होना चाहिए। एक बार क्रॉस चेक हम करना चाहेंगे। क्रॉस चेक में भी समझ में आता है कि बिल्कुल हमारा बी जो है वो बिल्कुल ही करेक्ट है, सही है। बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। डाउट है आपके मन में, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, देखेंगे कि चौथा सवाल हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 का कहना है कुछ ऐसा कि वेयर अमॉन्ग द फॉलोइंग विल यू फाइंड द पिचर प्लांट। तो पिचर प्लांट की अगर बात की जा रही है और कह रहा है कि ये पिचर प्लांट जो है आपको किधर देखने को मिलेगा। आपको क्या पता है, क्या आपने देखा है किधर देखने को मिलेगा? तो देखा है या ना देखा है, लेकिन हमने अपने चैप्टर में ये जरूर पढ़ा है कि ये पिचर प्लांट हमको किधर देखने को मिलेगा, और उसी बेसिस पे हम इस क्वेश्चन का आंसर करने वाले हैं। पहला ऑप्शन है हमारा रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो हमारा रेन फॉरेस्ट है आपको ये उधर देखने को मिलेगा, या फिर आपको सुंदरबन में ये देखने को मिल सकता है, या फिर आप थार डेजर्ट में उम्मीद करके चल रहे हैं कि पिचर प्लांट आपको मिल जाएगा, या फिर आपकी उम्मीद टिकी है वेस्टर्न घाट से कि वेस्टर्न घाट पे आपको ये मिलने वाला है। किधर से आपको उम्मीद है? तो आपको बता दे थार डेजर्ट से मतलब नहीं रखना, कभी गलत कर दो पहले ही। सुंदरबन भी नहीं है, वेस्टर्न घाट्स भी नहीं है, तो क्या आपके कहने का मतलब है कि रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया हमारा सही आंसर हो जाएगा? तो बिल्कुल हमारा ऑप्शन ए जो है ये इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। हम अपने ऑप्शन नंबर ए को टिक करना चाहेंगे और यही हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। एक बार जरूरी है कि हम इसको क्रॉस चेक कर लें। क्रॉस चेक करते हैं एक बार और पाते हैं कुछ ऐसा कि बिल्कुल हमारा ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सही करते चलना है। मन में थोड़ी और उम्मीद जगेगी कि हम और क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल, मजेदार क्वेश्चन था हमारा। इसको आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, देखते हैं कि 5वां सवाल हमारा क्या कहता है। ये रहा हमारा 5वां सवाल। कहता है कुछ ऐसा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। कह रहा है इज नॉट वाला वर्ड जो है ये अगेन आ गया है। देखिए नॉट वाले वर्ड्स जो होते हैं ये काफी ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, और ये कंफ्यूजन आपको तब ज्यादा महसूस होती है
जिस वक्त आप प्रैक्टिस कम किए होते हो। तो प्रैक्टिस अगर कम है हमारी तो नॉट वर्ड आ गया। अगर हमने नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा लेकिन मिस हो गया, कुछ भी हो सकता है। और अगर ए के जगह बी टिक हो गया, बी के जगह सी हो गया, सी के जगह डी हो गया, कुछ भी हो गया, तो हमारा तो मार्क्स चला जाएगा। तो सही से पढ़ना है। नॉट बीच में आ रहा है, अगर ऐसे पढ़ोगे इसको कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, मतलब बदल गया। एंड जो क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, मतलब बदल गया नॉट के आने से। पहला ऑप्शन है कि लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज जो है, सेकेंड ऑप्शन है कि अबेंडेंस ऑफ एंडेमिक स्पीशीज जो है, फिर हमारे पास तीसरा ऑप्शन जो है, एक एक करके देखते हैं। पहला ऑप्शन है कि लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज, आई थिंक ये होना चाहिए ऑप्शन बी की अबेंडेंस ऑफ एंडेमिक स्पीशीज की बात करें। तीसरा ऑप्शन हमारा कहता है कि मोस्टली लोकेटेड इन द ट्रॉपिक्स, एंड द फोर्थ इज कि मोस्टली लोकेटेड इन द पोलर रीजन। ये जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ऑप्शन सी को हम टिक करना चाहेंगे और ये हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्रॉस चेक करते हैं, पाते हैं कि यही हमारा करेक्ट आंसर है। नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट निकाल लेना। आगे चलेंगे, हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करना चाहेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने आ चुका है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6? कहता है कुछ ऐसा कि मैच द एनिमल्स गिवन इन कॉलम 1 विद देयर लोकेशन इन कॉलम 2। तो कॉलम 1 है हमारे पास, कॉलम 2 है। कॉलम 1 में हमें कुछ एनिमल्स दिख रहे हैं एंड कॉलम 2 में हमारे पास कुछ लोकेशंस के नाम है। जैसे कि यहाँ कॉलम 1 में डोडो है हमारे पास, क्वागा है हमारे पास, थैलेसीन है हमारे पास, स्टेलस सी काऊ है, और साथ में कॉलम 2 में अफ्रीका, रशिया, मॉरिशस एंड ऑस्ट्रेलिया ये गिवन है। हमें ये बताना है कि ये जो डोडो है ये किधर से बिलोंग करता है। क्या ये डोडो अफ्रीका से बिलोंग करता है, रशिया से बिलोंग करता है, मॉरिशस से बिलोंग करता है, या फिर ऑस्ट्रेलिया से करता है, क्वागा किधर से करता है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन है। हम इसको मैच करेंगे और उसके बाद हमारे पास ये ए बी सी डी करके ये 4 ऑप्शन है। फिर हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारे करेक्ट मैच के साथ मैच कर रहा है, तो हम उस ऑप्शन को हम टिक करना पसंद करेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर तो हमें देखने को मिलता है कि अगर हम डोडो की बात करते हैं तो डोडो की बात करते हैं तो यहाँ पर ये जो है वो मॉरिशस से बिलोंग करता है। अगर हम लोग क्वागा की बात करें तो क्वागा से हमें समझ में आता है कि हमारे अफ्रीका वाले पार्ट से ये बिलोंग करता है। साथ में हमारे पास है जो हमारे पास है दैट इज की थाई लैसीन की अगर हम बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया वाले पार्ट से है। और वहीं अगर हम लोग डी में अगर हम लोग स्टेलस सी काऊ की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये रशिया वाले पार्ट से है। तो कहने का मतलब है कि अगर ए की बात करें तो ए हमें दिख रहा है कि ए के साथ हमें पेयर नंबर 3 लगाना सही रहेगा, बी के साथ हमें पेयर 1 लगाना सही रहेगा, बी के साथ हम पेयर 1 को लगाना चाहेंगे, अरे यार बी के साथ हम पेयर 1 को लगाना चाहेंगे, ऑप्शन सी के साथ हम 4 को लगाना चाहेंगे, एंड ऑप्शन डी के साथ हम चाहेंगे कि हम ऑप्शन 2 को लगाएं, और फिर हम इसको एक बार मैच करना चाहेंगे। कोई ऑप्शन है, हम चाह रहे हैं ए का 3 से मैच, तो ये कहता है ए का 1, तो क्या हम इस ऑप्शन को पहले ही गलत कर दें? हमारी मर्जी, हमने गलत कर दिया। ये कहता है ए का 4 होगा, हम कहते हैं ए का तो 3 होगा, तो इस हिसाब से हमने इस ऑप्शन को भी गलत कर दिया। अब हमारे पास आ गया ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ऑप्शन सी कहता है 3 होगा, डी भी कहता है 3 हो गया, वाह, तो इसका मतलब डी 3 हो गया। अब हम सी या डी में से कोई एक होगा। बी की तरफ बढ़े तो कहता है बी का 1 होगा, ये कहता है ऑप्शन बी का 1 होगा, ये भी कहता है बी का 1 होगा। अभी भी कंफ्यूजन है, सी को टिक करें या डी को टिक करें। सी की तरफ बढ़ते हैं, मेरा कहना है कि सी का मतलब 4 होगा और डी का 2 होगा, और ऑप्शन सी में कहता है सी का 2 और डी का 4। हम इसका उल्टा बोल रहे हैं कि सी का 4 एंड डी का 2। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो हमसे मैच नहीं खा रहा, हमने इसको भी गलत कर दिया। हमारे मैच के अकॉर्डिंग जो मैच खा रहा है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। हमने ऑप्शन नंबर डी को टिक कर दिया। एक बार हम चाहेंगे कि हम इसका क्रॉस चेक कर लें। क्रॉस चेक करते हैं तो भी हमें समझ में आता है कि बिल्कुल हमारा ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, हमने इसके बारे में डिस्कस किया है ऑलरेडी माइंड मैप में, बिल्कुल किया है ना। तो ये आसान है या मुश्किल आप बताएंगे ज़रूर, ठीक है। फिलहाल आप इसको नोट कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम आगे चलते हैं, इसको आप नोट कर ले। फिर हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, देखते हैं कि हमारा 7वां क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे, देखेंगे कि हमारा 7वां सवाल हमसे क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने है, कहता है कुछ ऐसा
कि व्हाट इज कॉमन टू द फॉलोइंग प्लांट्स। यहां पर कुछ प्लांट्स के नाम दे रखे हैं, तो यहां पर कुछ प्लांट्स के नाम है, दैट इज की नेपेंथिस, सिलोटम, यहां पे है रोवोल्फिया एंड है एकोनिटम। तो ये सब है और इसमें पूछ रहा है कि इसमें व्हाट इज कॉमन टू द फॉलोइंग प्लांट्स, इन प्लांट्स में कॉमन क्या चीजें हैं। कह रहा है कि ऑल आर ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ये सारे के सारे जो हैं वो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं। ऑप्शन ए का ये कहना है। ऑप्शन बी का कहना है कि ऑल आर फाइलोजेनिक लिंक स्पीशीज। ऑप्शन सी का कहना है ऑल आर प्रोन टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन। एंड ऑप्शन डी कहना है कि ऑल आर एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन द ईस्टर्न हिमालयाज। ये ऑप्शन डी का कहना है। तो हमारे पास जो ये चार ऑप्शन है, इसमें हमारा ऑप्शन सी जो है कि ऑल आर प्रोन टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ये हो जाना है इसका करेक्ट आंसर को। हम एक बार क्रॉस चेक करना जरूर चाहेंगे कि क्या इसका आंसर सही है, तो बिल्कुल हमें पता चलता है कि हम बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन ए गलत है, बी गलत है एंड डी गलत है। ऑप्शन बी सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको भी आप नोट करेंगे, इसको भी आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये रहा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। आगे हम बढ़ना चाहेंगे, आगे बढ़ के चलना चाहेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखते हैं कि 8वां सवाल हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 पर हम चले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का कहना है कुछ ऐसा कि द वन हॉर्न्ड राइनोसोरस इज स्पेसिफिक टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरी। तो वन हॉर्न्ड राइनोसोरस की यहां पर बात की जा रही है और ये कहता है कुछ ऐसा कि स्पेसिफिक टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरी। तो किस सेंचुरी में आपको ये देखने को मिलते हैं, बहुत ही फेमस हैं, एक बार में आंसर करने लायक ही। आए दिन आपको न्यूज में, आप अगर कुछ ऐसे चैनल्स अगर आप टीवी पे देखते हो जिसपे वाइल्ड लाइफ वगैरह के बारे में डिस्कस किया जाता है, तो आपको समझ में आता होगा कि भाई कौन सा है, एक बार में आंसर करने लायक है। क्या वो भितरकनिका है, क्या वो बंदीपुर है, क्या वो काजीरंगा है, या फिर वो कॉर्बेट पार्क है। तो ये राइनोसोरस की जो कहानी है हम सभी जानते हैं कि काजीरंगा से जुड़ी है। तो ऑप्शन सी काजीरंगा हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, किसी तरीके का डाउट नहीं। ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन डी गलत है। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसको हम करना चाहेंगे एक बार क्रॉस चेक। क्रॉस चेक करते वक्त हमें समझ में आता है कि बिल्कुल हमारा ये जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल ही सही है, करेक्ट आंसर है। इसको भी आप नोट कर सकते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। किसी तरीके का डाउट है आपके मन में तो आप उसको भी पूछ सकते हैं। फिलहाल हम आगे चलते हैं अपने अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ डिस्कस करते हैं हम 9th क्वेश्चन को। ठीक है, कितनी आसान था, मतलब कई दफा हम जानते हैं, ऐसे भी हमें इन सब के बारे में कॉमन सी चीजें, जनरल नॉलेज है, हमें पता होता है। कह रहा है कि अमॉन्ग द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ अमॉन्ग द एनिमल ग्रुप्स गिवन बिलो, कुछ एनिमल्स के ग्रुप दे रखे हैं, इंसेक्ट्स हैं, मैमल्स हैं, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। ये चार ऑप्शंस है हमारे पास। कह रहा है कि विच वन अपीयर्स टू बी मोर वर्नरेबल टू एक्सटिंक्शन। तो जो एक्सटिंक्शन के सबसे नजदीक खड़ा है, ठीक है, जो सबसे ज्यादा जिसको डर है, जो सबसे ज्यादा खतरा है, किसको है? क्या इंसेक्ट्स को है? इंसेक्ट्स कहने का मतलब कि फाइलम आर्थ्रोपोडा की बात की जा रही है, जहां से एनिमल किंगडम के 70% मेंबर्स जो हैं वो इससे जुड़े हैं, इंसेक्ट से, आर्थ्रोपोडा से। तो क्या इनको खतरा है, या फिर मैमल्स को है, या फिर एम्फीबियंस को है, या फिर रेप्टाइल्स को है? ठीक है, तो भाई जो दो सबसे ज्यादा तो मोर वर्नरेबल टू एक्सटिंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला नाम हमारा एम्फीबियन का आता है। तो इसलिए एम्फीबियन को इसका करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। ऑप्शन ए इंसेक्ट गलत, ऑप्शन बी मैमल गलत, ऑप्शन डी रेप्टाइल गलत, ऑप्शन सी एम्फीबियन को सही होना चाहिए, एंड ऑप्शन सी को इस प्रकार से हम टिक करना चाहेंगे। एक बार हम क्रॉस चेक भी करना चाहते हैं कि क्या हम सही हैं या गलत हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है, ऑप्शन नंबर सी, ये बिल्कुल सही है, ये हमें दिख रहा है। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक बार में आंसर करते चलेंगे। इन चैप्टर्स में बहुत ज्यादा वाला जो कॉन्सेप्ट लाइक जेनेटिक्स वाले पार्ट ये सब में था, वो उतना तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 को हमने कंप्लीट किया। जंप करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। डाउट्स आप पूछ सकते हैं। यहां पर हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 10। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है ऐसा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज ऑफ इंडिया। अब यहां पर बात की जा रही है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडेंजर्ड प्लांट। यहां पर हमारे पास ये लिस्ट है, ये लिस्ट है हमारे पास। रोवोल्फिया,
हमारे पास है सैंथेलम, हमारे पास है साइकस। ये तीन हमारे पास है, चौथा है हमारे पास ऑल ऑफ दीज। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज इन इंडिया। तो खतरे के निशान पे कौन सा है भारत में? तो बात करें तो रोवोल्फिया है क्या सर? आपको लगता है कि यह है क्या? हमें छोड़ो, अपनी भी राय दो कुछ कमेंट बॉक्स में कि क्या लगता है तुमको, कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। टू वे कम्युनिकेशन होगा, ज्यादा मजा आएगा। तो कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को बताते चले। ऑप्शन ए जो है हमारा, ये इंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज है हमारे इंडिया का, ये सही है। ऑप्शन बी की बात करें सैंथेलम एल्बम की, सैंडलवुड जो है, तो ये भी कुछ इसी प्रकार का सही लग रहा है। ये भी साइकस बेडोने की बात करें तो ये भी सर हमको सही लग रहा है। तो इस हिसाब से क्या हम ऑप्शन डी को ज्यादा सही कर दें, इसको टिक कर दें, इसको अपना आंसर मान ले क्या? तो ऑप्शन डी को आंसर मानने के लिए इन ऑप्शंस को हम गलत भी तो नहीं कर सकते हैं चूंकि सही है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारा करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्रॉस चेक करेंगे, क्रॉस चेक में हमको समझ में आता है कि बिल्कुल हमारा ये जो ऑप्शन डी है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आसान है, बेसिक है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, समझ में आ रहा है आपको। तो ये रहा हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 10। हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या कहता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 का कहना है कुछ ऐसा कि व्हाट इज कॉमन टू लैंटाना, इकॉर्निया एंड अफ्रीकन कैटफिश। तो इन सब में कॉमन क्या है? व्हाट इज कॉमन इन लैंटाना में कॉमन क्या है, इकॉर्निया और जो अफ्रीकन कैटफिश है। हमारे पास ये तीन ऑप्शंस हैं, इन तीन ऑप्शन में से हमें ये बताना है कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक इनमें क्या है। पहला ऑप्शन कहता है कि ऑल आर इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ इंडिया। इन सभी का कहना है कि ये भारत की इंडेंजर्ड स्पीशीज के लिस्ट में ये शामिल हैं। ऑप्शन 2 का कहना है कि ऑल आर कीस्टोन स्पीशीज, ये सारे के सारे कीटोन स्पीशीज हैं। ऑप्शन सी का कहना है कि ऑल आर मैमल्स फाउंड इन इंडिया, ये भारत में पाए जाने वाले हैं, ये सभी के सभी मैमल्स हैं। अच्छा, और फिर ऑप्शन डी का कहना है कि ऑल दी स्पीशीज आर नाइदर थ्रेटेंड नॉर इंडिजियस स्पीशीज ऑफ इंडिया। तो लास्ट में हमें कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है जो थोड़ा समझ में आ रहा है, मतलब ये हमारा करेक्ट लग रहा है। तो इसको गलत कर दो, इसको गलत कर दो, इसको गलत कर दो, है ना, इसको सही कर दो, करेक्ट आंसर मान लेते हैं ऑप्शन डी को। क्या एक बार हम इसको क्रॉस चेक करना चाहेंगे। ओके, देन क्रॉस चेक में हमें बता रहा है कि आप बिल्कुल सही हैं, आपको ये जो है इसका पूरा मार्क्स आपको दिया जाता है। ये बिल्कुल ही सही आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 11 को हमने इस तरीके से सॉल्व किया। आप भी इसको नोट कर सकते हैं, आप भी इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही बेसिक, इंटरेस्टिंग है। तो इस तरीके से हम चले आए अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे। आगे हम बढ़ना चाहेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ कि हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या पूछ रहा है। तो यहां पर आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कहता है कुछ ऐसा कि द एक्सटिंक्शन ऑफ पैसेंजर पीजन वॉज ड्यू टू। अब यहां पर है कि पैसेंजर पीजन की बात की जा रही है, और ये पैसेंजर पीजन के बारे में कहता है कुछ ऐसा कि पैसेंजर पीजन जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुका है। ये इस क्वेश्चन का कहना है कि एक्सटिंक्शन की बात यहां पर की जा रही है। यहां पर क्लियर है कि एक्सटिंक्शन की बात हम कर रहे हैं, किसके एक्सटिंक्शन की? तो पैसेंजर पीजन की एक्सटिंक्शन की बात कर रहे हैं। और ये किस कारण से हुआ? ड्यू टू, वही हमसे सवाल किया गया है। पहला ऑप्शन की तरफ हम देखिए, क्या उसको रीड करते हैं। ऑप्शन ए हमारा क्या कहता है? ऑप्शन ए कहता है इंक्रीज नंबर ऑफ प्रीडेटरी बर्ड्स। ऑप्शन 2 कहता है कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय ह्यूमंस। ऑप्शन सी का कहना है कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड। ऑप्शन डी का कहना है कि ब्लड फ्लू वायरस इंफेक्शन। तो ब्लड फ्लू वायरस इंफेक्शन कभी से इसका आंसर नहीं है, बिल्कुल ही गलत। ऑप्शन सी नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड भी एक बकवास सा ऑप्शन दिखता है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय ह्यूमंस ये एक है, या फिर इंक्रीज नंबर ऑफ प्रेडेटरी बर्ड्स, ये भी इट्स नॉट लॉजिकल। ऑप्शन बी इज परफेक्ट, एक्यूरेट एंड करेक्ट ऑप्शन। तो हम ऑप्शन बी को टिक करना पसंद करेंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा हमारा। इसको आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। एक मिनट पहले आप एक बार क्रॉस चेक तो कर लें। तो क्रॉस चेक में हमें समझ में आता है कि बिल्कुल हम सही हैं। आप इसको बिल्कुल ही नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही जा रहा है हमारा, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। तो इस तरीके से अगर हमने प्रैक्टिस की है तो बिल्कुल ही हम एग्जामिनेशन में तो रॉक करने वाले हैं, कोई हमें रोक नहीं सकता है। हम सारे क्वेश्चंस का आंसर करने वाले हैं। नीट के एग्जाम में हम 360 तो लाने ही वाले हैं, कम से कम लेकर आना है बायोलॉजी सेक्शन से।
बायोलॉजी सेक्शन से 360 की बात की जा रही है। और क्वेश्चन 13 पे आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 13 हमारे सामने क्या है। क्वेश्चन 13 की बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो एक एक करके रीड करते हैं। करेक्ट है जो मतलब इसका मतलब है कि 3 इनकरेक्ट है, एक करेक्ट है। कहता है कि पहला कि पार्थेनियम इज एन एंडेमिक स्पीशीज ऑफ आवर कंट्री। तो कहता है कि पार्थेनियम जो है वो एंडेमिक स्पीशीज है हमारे देश का। ऑप्शन 2 कहता है कि अफ्रीकन कैटफिश इज नॉट ए थ्रेट टू इंडिजियस कैटफिशेस। और फिर कहता है कि स्टेलस शी काउ इज एन एक्सटिंक्ट एनिमल। फिर कहता है कि लैंथना इज पॉपुलरली नोन एज द कैरेट ग्रास। तो ये 4 ऑप्शन हमारे सामने कह रहा है कि करेक्ट, मतलब 3 जो है वो इनकरेक्ट है, 3 जो है वो इनकरेक्ट हैं, और वो जो इनकरेक्ट है वो हमारा आंसर कभी नहीं होगा। एक है जो करेक्ट है और यही करेक्ट जो है वो हमारा आंसर होगा, जिसको हम टिक करने वाले हैं। तो पार्थेनियम इज एन एंडेमिक स्पीशीज ऑफ आवर कंट्री, गलत ऑप्शन। ऑप्शन बी अफ्रीकन कैटफिश इज नॉट ए थ्रेट टू द इंडिजिनस कैटफिशेस, ऑप्शन गलत है। सी की बात करें, स्टेलस सी काउ इज एन एक्सटिंक्ट एनिमल, ये कुछ सही लग रहा है। लैंटाना पॉपुलरली नोन एज द कैरेट ग्रास, गलत ऑप्शन। ऑप्शन सी को हम टिक करना चाहेंगे, पसंद करते हैं इसको, एक बार क्रॉस चेक भी हम करना चाहते हैं। ओके देन, तो क्रॉस चेक में भी समझ में आता है कि हमारा ये क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये बिल्कुल ही सही है, करेक्ट है। तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसको नोट करेंगे, आप इसको क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट निकालेंगे। फिर हम क्या करेंगे, आगे चलेंगे अपने अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। फिलहाल आप इसको नोट करें। कोई तकलीफ मन में है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, है ना। ये रहा हमारे सामने 14 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने आ चुका है। 14 क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि अमॉन्ग द इकोसिस्टम मेंशन्ड बिलो, नीचे कुछ इकोसिस्टम के नाम दे रखे हैं। कौन कौन सी इकोसिस्टम है, तो एक है हमारे पास मैनग्रूव्स, दूसरा डेजर्ट है, तीसरा बात करें तो कोरल रीफ्स है, एंड चौथा जो है वो एल्पाइन मेडोज हैं। ये 4 हमारे इन 4 ऑप्शंस में दिए गए हैं। सवाल भी वही है कि अमॉन्ग द इकोसिस्टम मेंशन्ड बिलो, नीचे ये जो इकोसिस्टम दे रखे हैं, वेयर कैन वन फाइंड मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी। जो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी का जो गेम है वो आपको किधर मिलेगा, क्या वो आपको मैनग्रूव्स में मिलेगा क्या सर, तो नहीं, मैनग्रूव्स में तो नहीं मिलेगा। तो इसको क्रॉस कर दे, बिल्कुल कर सकते हैं, गलत है तो गलत है, इससे क्या बात है। डेजर्ट में क्या आपको मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी मिलने वाला है, तो नहीं, डेजर्ट में नहीं मिलता है मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी। तो हमारा ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। हमारा ऑप्शन सी जो है कोरल रीफ जो है, अगर हम इस कोरल रीफ की बात करें तो ये वाला जो ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी की बात करें एल्पाइन मीडोज, तो ये भी हमारा गलत आंसर हो जाएगा। तो आपको ये बताना है कि डेजर्ट में से या ऑप्शन सी कोरल रीफ में से या फिर एल्पाइन मीडोज में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपके पास 2 सेकंड का वक्त है, आप इसको एक बार आप इसका आंसर दें। तो बस आपका टाइम खत्म होता है और ऑप्शन बी इज ऑल्सो रॉन्ग आंसर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी जो है ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारे ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, एक बार क्रॉस चेक भी तो कर लेते हैं। तो क्रॉस चेक में भी समझ में आता है कि बिल्कुल हमारा सी ऑप्शन जो है वो कोरल रीफ जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखते हैं कि हमारा 15वां सवाल हमसे क्या बोल रहा है और उसका किस तरीके से हम आंसर कर सकते हैं। राइट, 15th क्वेश्चन हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट इज नोन एज द लंग्स ऑफ द प्लैनेट अर्थ। देखिए कितना प्यारा सवाल है, एक तरीके का रिस्पेक्ट है इस क्वेश्चन में, एक तरीके का रिस्पेक्ट है। रिस्पेक्ट किस मायने में हम कह सकते हैं, एक तरीके का रिस्पेक्ट हम इस मायने में कह सकते हैं कि एक हमारे पास कुछ नेचर ने हमें ऐसा दिया है और नेचर को इतना हम नेचर को रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि आप जो नेचर ने हमें दिया है अमेज़न का रेन फॉरेस्ट, वो इतना जो है ऑक्सीजन का वो कंट्रीब्यूशन देता है, लाइक कि वो 20% ऑफ द कंट्रीब्यूशन जो है ऑक्सीजन का अकेला उस फॉरेस्ट से आता है। तो कहने का मतलब है कि इतने बड़े डिमांड को वो पूरा कर रहा है, तो हमने उसको रिस्पेक्ट के लिए क्या नाम दिया है, उसको हमने नाम दिया है लंग्स ऑफ प्लैनेट अर्थ। 4 ऑप्शन, थियागा फॉरेस्ट बिल्कुल नहीं, इस क्वेश्चन के लिए तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। टुंड्रा फॉरेस्ट बिल्कुल नहीं। क्या हम अमेज़न रेन फॉरेस्ट की तरफ चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया,
कम आप नहीं है, कम ये भी नहीं है, लेकिन लंग्स एक ही है और वो है हमारा अमेजोन का रेन फॉरेस्ट। ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी भी गलत है। ठीक है, क्रॉस चेक करेंगे, बिल्कुल क्रॉस चेक में भी समझ में आता है कि बिल्कुल हमारा ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। किस तरीके का डाउट, मन में चिंता, पूछ सकते हैं। फिलहाल आप इसको नोट करें, आप इसका स्क्रीनशॉट निकालें, फिर हम आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं कुछ और चीज़ें अपने अगले सवाल में। तो क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा, इसको इरेज करते हैं एंड जंप करते हैं 16 पे। तो क्वेश्चन 16 हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन 16 कहता है कि द एक्टिव केमिकल ड्रग्स रेसिपाइन इज ऑब्टेन फ्रॉम, हमारे पास एक ड्रग दैट इज रेसिपाइन है, हमारे पास ये एक्टिव केमिकल ड्रग है और इसको हम कहां से ऑब्टेन करते हैं, सवाल बस इतना सा है। क्या हम इसको धतूरा से ऑब्टेन करते हैं, या फिर हम इसे रोवोल्फिया से ऑब्टेन करते हैं, या फिर हम इसे एट्रोपा से करते हैं, या फिर पेपावेर से हम इसे करते हैं। ये चार ऑप्शन है हमारे पास। तो मेरे ख्याल से जितना बात मुझे याद आ रहा है, धतूरा जो है ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होना चाहिए, सी को गलत, डी को गलत। बी को हम टिक करते हैं। एक बार क्रॉस चेक भी करेंगे, हर बार की तरह इस बार भी, हर बार की तरह इस बार ने भी हमें बताया है कि बिल्कुल हमारा टिक किया हुआ जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन बी जो रोवोल्फिया है ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट करेंगे, आप इसको स्क्रीनशॉट निकालेंगे, मन में डाउट चिंता आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। आगे हम चलते हैं, अपने अगले सवाल को डिस्कस करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17 हमसे क्या बोल रहा है। राइट, आगे बढ़ते हैं। तो 16 कंप्लीट होता है, 17 ये आ गया हमारे सामने। क्या कहता है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप एग्जिबिट मोर स्पीशीज डाइवर्सिटी। अब मोर स्पीशीज डाइवर्सिटी की बात करें तब तो हमने देखा था कुछ ऐसा सर कि एनिमल किंगडम जो है वो सबसे ज्यादा अगर कहीं भीड़ है तो उधर है, और इस एनिमल किंगडम में भी जो 70% जो भीड़ है वो अकेला आर्थ्रोपोडा लेके चल रहा है। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा के जो मेंबर्स हैं खतरनाक हैं, लेकिन यहाँ पर तो उसका कोई ऑप्शन ही नहीं है। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप एग्जिबिट, कौन सा ग्रुप जो है वो एग्जिबिट करता है सबसे ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी को। सवाल वही है कि सवाल जो है वो ऑप्शंस एमसीक्यूज की खास बात है। यही चीज मैंने आपसे बोला कि जो हमारे ऑप्शंस होते हैं इस पे ये चीज बदल जाती है। कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पर अगर हम आर्थ्रोपोडा डालते तो आंख बंद करके हमें आर्थ्रोपोडा को हम टिक कर देते, लेकिन हम क्या करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप एग्जिबिट मोर स्पीशीज डाइवर्सिटी। हमारे क्वेश्चन जो है वो हमें क्लियर है, ऑप्शंस में थोड़ा दिक्कत है। ऑप्शन कह रहा है ऑप्शन है जिम्नोस्पर्म में हमें सबसे ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलता है। फिर कह रहा है एल्गी में मिलता है, फिर कहता है ब्रायोफाइट्स में हमें देखने को मिलता है, फिर ऑप्शन डी फंजाई कह रहा है कि फंजाई भी आ गया। तो इसकी बात करें तो ये प्लांट है, ये भी किंगडम प्लांटी का मेंबर है, प्लांटी का मेंबर है, ये फंजाई है, अलग है, प्लांट से अलग है। वही ऑप्शन ये कह रहा है कि हमें अपने से नहीं जोड़िए, हम अलग है, वही अलग है ऑप्शन डी। तो कहने का मतलब है कि किसमें सबसे ज्यादा है, तो फंजाई किंगडम फंजाई जो है अगर इसकी बात करें तो हमें ये एक छोटा सा डिवीजन है। ठीक है, इसकी बात करें तो आपको एल्गी भी एक डिवीजन है, ये ब्रायोफाइट भी एक डिवीजन है, और अगर इसकी बात करें तो किंगडम, ये एक किंगडम है। ठीक है, एक किंगडम है। तो हमें दिखता है ऐसे भी कि मोर स्पीशीज डाइवर्सिटी जो है वो इस किंगडम में होनी चाहिए, ऑप्शन डी में होना चाहिए, और ऑप्शन डी में होता भी है। हम ऑप्शन डी को हम टिक करना चाहेंगे यहाँ पे। ऑप्शन डी हम चाह रहे हैं कि ये हमारा करेक्ट आंसर है। एक बार हम इसको क्रॉस चेक करना चाह रहे हैं, राइट, कि संतुष्टि मिले मन को कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। तो इस तरीके से हमने क्रॉस चेक किया और क्रॉस चेक में हमें समझ में आता है कि बिल्कुल हमारा ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है, फंजाई ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ तक कोई डाउट है मन में आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। फिलहाल हम आगे चलेंगे, अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ डिस्कस करते हैं कि हमारा 18वां सवाल हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें तो ये रहा, कहता है विच ऑफ द बिलो मेंशन रीजंस एग्जिबिट द लेस सीजनल वेरिएशन। तो सबसे कम वेरिएशन आपको कहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे कम वेरिएशन आपको कहाँ देखने को मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द बिलो मेंशन्ड रीजंस एग्जिबिट द लेस सीजनल वेरिएशन। जो आपको सबसे कम सीजनल वेरिएशंस आपको कहाँ देखने को मिलता है, आपको उसको टिक करना है। तो ये जब हम अपने अर्थ की बात बता रहे हैं तो अर्थ में हम बात करते हैं जो इक्वेटर के पास का एरिया, यहाँ पर आपको सीजनल वेरिएशंस थोड़ा कम देखने को मिलता है। इस हिसाब से हमें टिक करना चाहिए हमारे ऑप्शन ए को, ट्रॉपिक रीजन्स को हमको टिक करना चाहिए। एक बार हम क्रॉस चेक करते हैं तो क्रॉस चेक में भी हमें समझ में आता है कि हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ट्रॉपिक्स हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेम्परेट्स को हम क्रॉस करना पसंद करेंगे, अल्पाइंस के साथ भी सेम केस, एंड बोथ ए एंड बी तो ऐसे भी गलत ऑप्शन
हमारा हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम आगे चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 19 के तरफ, डिस्कस करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे क्या पूछा जा रहा है बॉस। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। कहता है कि द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हेल्ड इन रियो डी जनेरियो इन 1992 इज नोन एज। 1992 में जो रियो डी जनेरियो में जो हुआ था एक कॉन्वर्सेशन, इट वाज नॉट जस्ट इट्स ए हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। हिस्टोरिक लिखता है, बहुत ही हमारे बुक्स में ये मेंशन है, क्वेश्चंस बनते हैं एग्जामिनेशन में इस पॉइंट से कि रियो डी जेनेरियो में 1992 में जो हुआ था उसको क्या कहते हैं। तो क्या उसको सेट्स कन्वेंशन कहते हैं, क्या उसको दी अर्थ समिट के नाम से जानते हैं, या फिर G16 समिट था वो, या फिर वो मैब प्रोग्राम के नाम से हम उसको जानते हैं। तो सर ये बहुत एक सिंपल सा क्वेश्चन है और हम इसका आंसर भी बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हैं। एक नज़र में हम आंसर देंगे कि ये तो अर्थ समिट था। सो ऑप्शन ए गलत, बी सही, सी गलत, डी गलत, बी को करेंगे टिक। ये हमारा करेक्ट आंसर है भाई इस क्वेश्चन के लिए। क्रॉस चेक करना पसंद करेंगे, क्रॉस चेक में भी समझ में आता है कि बिल्कुल हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। तो ये आप इसको भी नोट करेंगे, आप इसको भी स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, डिस्कस करते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 20 हमसे क्या कह रहा है। ठीक है, ये आ गया हम अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि व्हाट इज कॉमन टू दी टेक्निक्स। कुछ टेक्निक है हमारे सामने एक्चुअली। पहला टेक्निक कह रहा है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की बात की जा रही है, मतलब जो टेस्ट ट्यूब बेबी है ये उसके बारे में बात है। ऑप्शन बी का कहना है क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन कहने का मतलब है कि स्पर्म्स को हम क्या कहते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं लंबे समय तक के लिए, लाइक गैमेट्स को प्रिजर्व करना ही रखना है। फिर कह रहा है कि टिश्यू कल्चर की बात की जा रही है, एक ऐसा प्रोसीजर जिसमें कि माइक्रो प्रोपेगेशन का जो हमने नाम सुना था, मल्टीपल्स ऑफ हम प्लांट्स को हम प्रोड्यूस करवाते हैं एक सिंगल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू से। ठीक है, तो टिश्यू कल्चर, क्रायो प्रिजर्वेशन और जो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में इसमें बोल रहा है कि ये 1, 2 और 3 जो है इसमें जो है सर वो कॉमन क्या है। सवाल यही है। कहता है कि ऑल आर इन सीटू कंजर्वेशन मेथड्स। फिर कहता है ऑल आर एक्स सीटू कंजर्वेशन मेथड्स। फिर कहता है कि ऑल रिक्वायर अल्ट्रा मॉडर्न इक्विपमेंट एंड लार्ज स्पेस, कि ऑल आर मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। तो एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ऑर्गेनिज्म है, इस मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी को जन्म देना, ये किसी एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म को कंजर्व करके रखने के लिए है। मतलब ये डी स्टेटमेंट जो है ना, ऑप्शन डी है तो बिल्कुल ही फालतू का है, फालतू को पहले ही क्रॉस करके हटा दो। ऑप्शन सी की तरफ चलते हैं। ऑल रिक्वायर अल्ट्रा मॉडर्न, मॉडर्न भी नहीं कह रहे, अल्ट्रा मॉडर्न इक्विपमेंट की जरूरत है और बहुत ही लंबा स्पेस चाहिए, ऐसी कोई चीज नहीं है भाई साहब। इसको गलत कर दे, बिल्कुल गलत कर दीजिए। ऑप्शन बी एक्स-सी2 कंजर्वेशन मेथड है या इन-सी2, तो ये इन-सी2 नहीं है, एक्स-सी2 की बात है। ऑप्शन बी को हम टिक करना पसंद करेंगे। एक बार हर बार की तरह इस बार भी क्रॉस चेक करना भी है, क्रॉस चेक में भी समझ में आता है कि बिल्कुल हमारा ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। तो इस क्वेश्चन नंबर 20 को भी आप नोट कर सकते हैं, इसको भी आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम आगे की ओर बढ़ना पसंद करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो भाई यहां पर हो जाता है हमारा ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट हमारे इस चैप्टर से। उम्मीद है कि आपको 20 के 20 क्वेश्चन समझ में आएंगे। ये 20 क्वेश्चन हमारे एग्जाम्पलर में दिए हुए थे, अलग अलग तरीके के थे। तो अब इससे रिलेटेड कोई अदर एमसीक्यूज का भी आप प्रैक्टिस करते हैं तो वो भी आपको हेल्प करने वाला है, आपको आसानी होगी उसको सॉल्व करने में, क्योंकि हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। तो अगर इधर से कोई भी डाउट है आप कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन नजदीक है, तैयारी मजबूत रखनी है। एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए, दैट इज अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो बिल्कुल ही फ्री में एजुकेशन दे रहा है आपको। सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई हिंदी मीडियम, डिफरेंट स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, या फिर हो गया हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक एनटीएससी, ओलंपियाड एंड सीयूईटी, सबकी तैयारी कराई जा रही है भाई साहब यहाँ पे, बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई हिडन चार्ज नहीं है, किसी तरीके का पेमेंट करने की आपको जरूरत नहीं है। सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस आपको बना करके दिए गए हैं। ये सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे हमारे यूट्यूब के चैनल पे, आप फ्री में एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से। या फिर आपको वीडियोस ढूंढने में परेशानी हो रही है तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सके, ये भी एब्सोल्युटली 100% फ्री है, कोई चार्ज नहीं है इसका। इस ऐप के थ्रू आप सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, या फिर हम आप हमारी वेबसाइट विजिट कर ले, वो भी जो कि फ्री है, दैट इज की www.magnetbrains.com। आना है, अपने क्लास को चुनना है।
अपने सब्जेक्ट पे जाना है, अपने चैप्टर को चुनना है, लेक्चर्स को चुनना है, वीडियोस को एंजॉय करना है और अपने एग्जामिनेशन में रॉक करना है। तो इन्हीं अच्छे बातों के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। टाटा, थैंक यू, बाय बाय।